नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है, भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास जो है भाग्यवती है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 के पहले जो है हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन से हैं? ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। तो ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि सूरदास जी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय होता है? तो आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति काल का उदय होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के बाद भक्ति काल का समय आता है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और सगुण काव्य के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्वर्ण काल भक्ति काल को किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण काल। अगला प्रश्न नंबर 9, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय जो है 1900 से अब तक माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय पूछा जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक होता है? तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो सर्वश्रेष्ठ है कामायनी है। कामायनी में 15 सर्ग है और इसको 1935 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे थे? बिहारी ने क्या लिखे थे? बिहारी ने दोहे लिखे थे। इनके दोहों की संख्या थी 719। अगला प्रश्न नंबर 13, कबीर किसके शिष्य थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। और मुस्लिम समुदाय के अनुसार कबीर के गुरु का नाम है शेख तकी। अगला प्रश्न है, पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पद्यावत महाकाव्य जो है, पद्यावत को पद्मावत भी बोलते हैं, तो पद्मावत महाकाव्य है और इसको जायसी जी ने लिखा है अवधी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाता है अवधी भाषा। इसको आप लोग याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। पद्मावत महाकाव्य जायसी जी ने लिखा है और यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया है 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है?
चंपू किसे कहा जाता है? गद्य, इसका आंसर हो जाएगा गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रसनिधि कवि किसका उपनाम है? रसनिधि कवि किसका उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का उपनाम है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? यानी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? यानी कि हिंदी में सर्वाधिक नाटक लिखने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। हिंदी में सर्वाधिक नाटक लिखने वाले नाटककार कौन से हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो तुलसी जी द्वारा लिखी रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया है और कब लिखा गया है? विक्रम संवत 1631 में। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मीरा की भक्ति भावना कैसी थी? तो उनमें माधुर्य भाव था, उनकी रचनाओं में माधुर्य भाव अधिक था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस प्रधान रस है रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने में हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो हो जाता है। और इसको किसने लिखा है? तो इसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाता है उदंड मारतंड। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। इसके लेखक किशोरीलाल जी हैं। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह सभी को पता होगा, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया था? यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है किसने लिखा था? तो ये कालिदास लिखे हैं। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? नरेंद्र शर्मा ने
महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी थी? तो आंसर हो जाता है रक्त चंदन की रचना। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस हो जाता है बीभत्स रस। आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।